नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह खबरों के सुपर डोज के साथ। एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हाथरस को लेकर ना सियासत थम रही है और ना ही हंगामा। हाथरस के डीएम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो परिवार वालों को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर पीड़िता के गांव उन्हें जाने से क्यों रोका जा रहा है। हाथरस कांड को लेकर देश गुस्से में है। सियासत भी खूब हो रही है, लिहाजा सरकार और प्रशासन की चुनौती बढ़ती जा रही है। शायद उन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए जिले के डीएम पीड़िता के घर पहुंचे और लगे दबाव बनाने। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। परिजनों को डीएम ने क्या कहा और क्या संदेश दिया, ये पीड़िता की भाभी से सुनिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं। पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। डीएम का वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका खंडन करता हूं। डीएम के वायरल वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी ने हमला किया, ट्वीट किया। यूपी सरकार किसी को पीड़िता के गांव जाने से क्यों रोक रही है, उसका जवाब यहाँ है। पीड़िता के परिवार को हाथरस डीएम जाकर धमका रहे हैं। ना मीडिया जा पाएगा ना हम लोग, तो यूपी सरकार पीड़िता के परिवार को खुलकर धमका पाएगी। ये लोग अत्याचारी हैं। चुनौतियां कम करने के लिए प्रशासन कैसी कोशिश कर रहा है, ये डीएम के वीडियो से साफ हो गया। उधर पुलिस भी अपनी चुनौतियां कम कर रही है। कह रही है कि एफएसएल की रिपोर्ट और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से कभी नहीं कहा गया। पुलिस लगातार यही कह रही है कि जब तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कंक्लूसिव तरीके से रेप के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकती। तो आज ये रिपोर्ट आ गई है और उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। हाथरस जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को बीच रास्ते से लौटाया गया। तब दिल्ली लौटकर उन्होंने योगी सरकार पर नए तीर दागे। राहुल ने ट्वीट किया, गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे, अब देश की आवाज रोक ना पाओगे। तमाम सियासत और हंगामे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है और यूपी सरकार के आला अफसरों को तलब कर लिया है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। निर्भया केस से जुड़ी वकील सीमा कुशवाहा कल हाथरस पहुंची। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया और तो और एडीएम से उनकी जमकर कहासुनी हो गई। एडीएम सीमा कुशवाहा को आगे नहीं जाने देने पर अड़े रहे। एडीएम ने तो बेतुका बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही रेप होते हैं।
बात करेंगे तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण हाथरस मामले में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कहा गया है कि गैंग रेप हुआ ही नहीं बल्कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। प्रेसिडेंट को लेने जाए क्या? अब वहाँ जा रहे हैं प्रेसिडेंट को लेने जाए। हाँ आज भी रुकेगी नहीं। मोदी बापू की 151वीं जन्म जयंती पर राजघाट पहुंचे हुए बापू को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आदर्शों को, उनके ज्ञान को, उनके सीख को आज पूरा देश याद कर रहा है। गांधी वो शख्सियत रहे जिसको न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती रही है और पूरी दुनिया में आज के दिन को एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। बापू की जो सीख रही है उसे याद किया जाता है। इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया और पूरे देश में एक मुहिम छिड़ गई कि पूरे देश को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री का पद संभालते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज राजघाट पर उसी महात्मा को नमन करते हुए उनकी स्मृतियों को, उनकी प्रेरणा को, उनकी सीख को, जिसने पूरे देश में क्रांति ला दी, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जयंती पर पूरे देश में यूं तो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल में यह संभव नहीं है। गांधी स्मारक पर भी बहुत कम लोग इस बार कोरोना की वजह से मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सबके हृदय में गांधी हमेशा जिंदा है। और आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर बीती रात जमकर हंगामा हुआ है। अकाली दल नेता सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल को चंडीगढ़ में एंट्री नहीं मिल सकी। दोनों को हिरासत में लेने के बाद आखिरकार छोड़ दिया गया, लेकिन अकाली कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कृषि कानून के खिलाफ गुस्से की आग रात के अंधेरे में शोला बनकर भड़की। अकाली समर्थक बेकाबू हो गए, चंडीगढ़ में एंट्री के लिए ताल ठोंकने लगे। सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल अपने समर्थकों के साथ शहर में दाखिल होने को बेताब थे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी।
प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। कृषि अध्यादेश के विरोध को लेकर अकाली दल ने अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट मार्च किया है। सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया यहाँ पर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। साथ ही आपको बता दें, जीरकपुर में अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुखबीर बादल यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जब तक कृषि अध्यादेश को वापस नहीं लेती है, किसानों के लिए उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। किसानों की जिस लड़ाई को लेकर अकाली दल सड़कों पर उतरी है, उसकी शुरुआत तो काफी दिनों पहले ही हो गई थी। पहले मोदी मंत्रिमंडल से हरसिमरत और बादल ने इस्तीफा दिया, फिर अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा और अब सड़क पर अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुवार को इसकी शुरुआत हरसिमरत और सुखबीर बादल ने अलग अलग जगहों से की। तख्त श्री दमदमा साहिब में मत्था टेकने के बाद हरसिमरत और बादल चंडीगढ़ के लिए कूच की। वहीं सुखबीर बादल ने अमृतसर के अकाल तख्त से चंडीगढ़ रवाना हुए। दिन भर पंजाब के अलग अलग रास्ते से गुजरते गए, कारवां बढ़ता गया। करीब 5-5 हजार गाड़ियों के काफिले के साथ चंडीगढ़ की सीमा में एंट्री करने वाले थे कि पुलिस ने रास्ता रोक दिया। जहां चंडीगढ़ में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। अकाली नेता चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात करना चाह रहे थे, कृषि कानून के खिलाफ ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। श्रोमणी अकाली दल इस लड़ाई को एक संयोजित तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी और खाली ये सीमित लड़ाई पंजाब तक ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, सारी किसान जथेबंदियां जो हैं वो मिलकर ये फैसला करें कि क्या हमारी आगे रणनीति होगी और कैसे हमने इस लड़ाई से जीतना है और किसान के ऊपर जो विपत्ति आई है उसको कैसे उसमें से बाहर निकालना है। हंगामे की ये तस्वीर सिर्फ चंडीगढ़ तक ही नहीं सिमटी, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में किसानों का गुस्सा देखने को मिला। लुधियाना, जालंधर, बरनाला, फतेहगढ़। 22 साल तक एनडीए का हिस्सा रहे अकाली दल इस बात से खफा है कि उनकी मांग को मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अकाली दल की मांग थी कि एमएसपी पर किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के अधिकार की रक्षा के लिए वैधानिक विधायी गारंटी मिले। पंजाब में किसानों को नाराज करके अकाली दल के लिए सियासत करना आसान नहीं, लिहाजा इस मुद्दे को लेकर अकाली दल आग बबूला है। आनंदपुर से विजय कपूर, संगरूर से बलवंत सिंह, फतेहगढ़ से हरप्रीत प्रिंस के साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान। आज तक यूपी के हाथरस की बेटी के इंसाफ की लड़ाई जारी है, तो राजस्थान में भी 2 नए मामले सामने आ गए। एक दिन पहले 12 जिले में हैवानियत की खबर आई, अब सिरोही और बांसवाड़ा में भी इज्जत को तार तार कर दिया गया। अभी 12 का बवाल थमा भी नहीं कि राजस्थान फिर शर्मसार हो गया। इस बार सिरोही में महज 8 साल की मासूम से हैवानियत की इंतहा हुई, तो बांसवाड़ा में भी सामने आई है नाबालिग से दरिंदगी। कब तक दिखावे वाला सियासी हंगामा होता रहेगा? कब तक आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चलती रहेगी? और कब तक शहर शहर में निर्भया के साथ हैवानियत होती रहेगी? एक इंसाफ मिलता नहीं कि दूसरा अपराध हो जाता है। राजस्थान के 12 में 2 बहनों को 2 नाबालिग लड़कों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और 3 दिन तक अलग अलग शहरों में ले जाकर गैंगरेप किया। पहले तो पुलिस ने जैसे तैसे केस दर्ज कर लिया था, लेकिन बवाल बढ़ा तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी हो गई। हमने आश्वस्त किया पूरा जो दो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ धोखा किया है। महिला थाने की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। अब 12 पुलिस कह रही है कि पीड़ित बहनों के बयान के आधार पर
पुलिस धारा 376 लगाएगी। और बच्चियों के बयान में यदि ये बात आती है कि उनके साथ जो उन्होंने बयान दिए पूर्व में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें कोई उनको मन पे कोई दबाव था, तो हम मजिस्ट्रेट साहब से दोबारा अप्लाई करके और दोबारा बयान कराने के लिए गुजारिश करें। उधर सिरोही में भी एक हैवान ने हदें पार कर दी। वहां तेलपी खेड़ा इलाके में जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महज 8 साल की मासूम को भी दरिंदे ने नहीं छोड़ा। हैवानियत के बाद उसकी हत्या भी कर दी। ये बहुत दुखद घटना हुई है और जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है और भी मैं राज्य सरकार को अवगत करा के पूरा एक स्पेशल टीम गठित करवा के प्रयास करेंगे कि भाई तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो। पीड़ित बच्ची आदिवासी परिवार की थी। आरोपी भी उसी समुदाय का है। पुलिस कह रही है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। उसे पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी ऐसा संगीन अपराध हुआ कि शर्म से सिर झुक जाता है। 30 सितंबर की रात घर के आंगन में सो रही 14 साल की बेटी को 4 दरिंदे उठा ले गए। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। तब आरोपियों ने पीड़ित की सहेली को फोन किया और उसके भाई को अस्पताल भेजने को कहा। कुछ ही देर में घर के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो गई। सभी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी लाडली तो हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। परिजनों को देखते ही सभी आरोपी अस्पताल से फरार हो गए। तब घर वालों ने FIR दर्ज कराई। रात को 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए। फिर भी उसके साथ में 4 जने बुरा हाल किया, उसका बुरा काम किया और फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम डालते कि तुम्हारी लड़की हमने ले गए, यूँ कह रहे। लेकिन हम यूँ कह रहे ऐसी ऐसी बच्ची को तुम कितने मारो और कितने की करो, हमारे पहले इसे गिरफ्तार होना चाहिए। और वो भी मेरा लड़की 14 साल की है। कौन सी कक्षा पढ़ी हुई है? 9। लेकिन पुलिस ने तो इंतहा कर दी। अब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया। इसमें गैंगरेप का तो मामला नहीं है, इसमें प्रेम संगत का मामला मेरे सामने आया है। लड़की और लड़के दोनों का संबंध उनके प्रेम के हिसाब से चल रहे थे। बेटियों के साथ ऐसी अमानवीयता को लेकर राजस्थान पुलिस पर गंभीर सवाल उठे हैं। सिरोही से राहुल त्रिपाठी, बांसवाड़ा से राजेश सोनी और 12 से राम मेहता के साथ शरद कुमार, आज तक। और अब बात उन योद्धाओं की जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी जान से जुटे हुए हैं। आज कुछ वैसे ही योद्धाओं को सम्मानित करने जा रहा है जिन्होंने मुश्किल घड़ी में भी परवाह नहीं की। आज सुबह 11:45 से हेल्थ गिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संकट काल में डॉक्टर हमारे लिए भगवान बनकर सामने आए। अपनी जान दांव पर लगाकर सबकी जान बचाई। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ऐसे तमाम कोरोना योद्धा सामने आए जिन्होंने कोरोना की परवाह नहीं की और लोगों की मदद के लिए आगे आ गए। और इस साल कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में हम अपने सालाना सफाई गिरी अवार्ड्स के आयोजन को इस बार हेल्थ गिरी अवार्ड्स के रूप में कर रहे हैं। इस बार हेल्थ गिरी का ये आयोजन हम डिजिटल मीडियम पर कर रहे हैं। इस मौके पर देश के स्वास्थ्य करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। We remember him on his Jayanti with a deep sense of gratitude for everything he has done for India. साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने जो सीख दी है पूरे देश को, पूरे विश्व को, वो हमेशा हम सभी के दिलों में आज भी जिंदा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, वी गो टू बिलवड बापू ऑन गांधी जयंती। देयर इज मच टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ एंड नोबल थॉट्स। उनके जीवन से काफी कुछ सीखने के लिए है। मे बापू's ideas keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India.
जिस तरह से हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आज के दिन को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। आज के दिन को पूरा देश वैसे ही मनाता है। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से कई कार्यक्रम नहीं हो पाए, लेकिन आज पूरे देश में तमाम स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में कई तरह के कार्यक्रम हुआ करते हैं। इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।